जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, जहां प्रतिदिन अभी आप बिहार पुलिस से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा अभी किरण का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो किरण प्रैक्टिस सेट का हमारा पीछे जो है 11 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो और इसका मास्टर जो वीडियो है वो भी पब्लिश कर दिया गया है। जो 5 वीडियो है वो भी डाला गया है और आपको 10 वीडियो ये भी आ जाएगा, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। और अगर आप सारा देख चुके हैं तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा 11 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज हम इसके 12वें प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सहायक हो जाएगा। इसमें जो है शौक, पर्वत एवं उत्साह से निर्मित विशेषण है। जैसे इसमें जो भी है आपको, और जैसे शौक से हो जाएगा आपको शौकीन हो जाएगा, और पर्वत से पर्वतीय, और उत्साह से उत्साही। जबकि सहायता के लिए आपको कोई विशेषण नहीं, सहायक हो जाएगा। इसमें इसी के लिए पूछा जा रहा है। तो ये सब आपको इससे निर्मित विशेषण आपको अलग हो जाएगा, जबकि ये सहायता का जो है विशेषण आपको सहायक है। तो इन सब से शौक से शौकीन हो जाएगा, पर्वत से पर्वतीय, और उत्साह से आपको हो जाएगा उत्साही। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वह रोग शैय्या पर पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सक्षम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विलोम शब्द चुनना है। इसमें जो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये जो है अर्जन का त्याग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। यू इंटेंशनली हर्ट माई हर्ट, अर्थात इसका जो है कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तुमने जानबूझकर ही मेरा दिल क्यों दुखाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि किस वर्ग का शब्द है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तत्सम का। अगला प्रश्न देखेंगे। किस क्रमांक में सही संधि हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूर्व प्लस आहन पूर्वाहन। अगला प्रश्न देखेंगे। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं, तो आप तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। लेखक यह कहकर क्या दिखाना चाहता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रेल की प्रगति। ये जो है आपको क्लास 9th के जो है पाठ रेल यात्रा से लिया गया है। इसमें जो है जो राइटर है उनका कहना है कि अगर आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी रेल के डिब्बे में घुस जाइए। और लेखक कहना चाहते हैं कि भारतीय रेल में उनका जो है अपना अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो असुविधाएं मिली होगी। तो बहुत आदमी इस पर्पस से कहता है अगर कुछ देखना है तो चलिए जाके देख लीजिए। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये जो है आपको अशोक वाजपेयी का जन्म आपको 16 जनवरी 1941 को दुर्ग मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, व्यक्तिगत अभावों के कारण से। कवयित्री को जो है अपना व्यक्तिगत अभावों से पैदा होने वाला दुख इतना मूल्यवान और स्पर्शहीनीय हो जाता है कि उसके निरंतर होने की कामना करती है और अपने को नीर भरी दुख की बदली कहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है अंग्रेजी का है। प्लूरल ऑफ वर्ड डाई विच मीन्स स्टाम्प फॉर कॉइनिंग इज। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट सेंटेंस एज पर यूज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द करेक्ट सैनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में से हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनना है। तो समझ में नहीं आता है, क्या करूं एवं कहां जाऊं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक नंबर, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच वर्ड इज मॉडिफाइंग द एडवर्ब क्लियरली। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रीड्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंपाउंड कंजंक्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, इवन इफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्सिस्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें, अ पर्सन हु लव हिमसेल्फ। तो अगला प्रश्न देखते हैं, द ऑथर पैरासिस सम फिल्म्स, विच फिल्म्स आर दे। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संघर्ष कल्पना। अगला प्रश्न देखते हैं कि अब ये जो सोशल स्टडी से रिलेटेड है, जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राउरकेला का। राउरकेला जो है आपको ये ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है और ये 1955 में जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। ये जो है आपको और जो भी है हमारा, जैसे कि ये भिलाई का जो स्थापना है ये रूस के सहयोग से हुआ था। ये आपको दुर्गापुर आपको ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था, ये पश्चिम बंगाल में है। बोकारो जो है ये भी आपको बोकारो का जो शायद संभवतः मुझे जहाँ तक है कि ये रूस के सहयोग से ही हुआ था। दुर्गापुर आपको ब्रिटेन, राउरकेला जो है जर्मनी और ये जो है रूस के सहयोग से भिलाई हुआ था और संभवतः ये भी जो है रूस के सहयोग से हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा क्या ये सही है या नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, उत्पाद शुल्क। जो अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में है कि वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता है किंतु जिसका बोझ उस पर पड़ता ही है किसी न किसी रूप में, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। देश में तैयार किए गए वस्तुओं पर लगने वाला उत्पादन शुल्क, आयात या निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क इत्यादि अप्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जैसे कि बिस्किट कोई कंपनी का हम जो खरीदते हैं तो वह बिस्किट तो कंपनी बनाती है और कंपनी से जो सरकार टैक्स लेती है तो सरकार सारा टैक्स कंपनी से लेती है। अगर बिस्किट बनाने का खर्च उसे 2 रुपये आता है तो कंपनी उससे क्या करती है, फिर 1 रुपया सरकार को टैक्स देती है, अर्थात उसका दाम 3 रुपये होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर को करते करते वो 4 रुपये उसका प्राइस हो जाता है और जनता उसे खरीदती है 5 रुपये में। तो इसमें जो जितने सारे टैक्स हैं सरकार इस पर भी टैक्स ले चुकी होती है। तो ये जो है आपको अप्रत्यक्ष कर का ये उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर वैसे कर होते हैं जो डायरेक्ट जो है नागरिकों से या फिर कर्मचारियों से सीधे टैक्स जो लिए जाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न देखेंगे, विच्छेदक नदी के घुमावों में बनी झील को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील एक न्यू आकार की झील होती है जिसका निर्माण विच्छेदक नदी के घुमाव से होता है। इस प्रकार की झील के विशिष्ट घुमावदार आकृति जो बैल के जुए की तरह होती है के कारण उसे ऑक्सबो झील कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, झील अथवा तालाब के सतह पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुपोषण कहलाता है। यूट्रोफिकेशन पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक पोषक तत्वों का बढ़ना है और खासकर से जो है यौगिक पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है।
ये पारिस्थितिकी तंत्र के मूलभूत उर्वरता को बढ़ा सकता है और पौधों का जो अत्यंत बढ़ना और क्षय होना ये उसमें होता है, और साथ ही ये ऑक्सीजन की कमी समेत पानी की गुणवत्ता कम करता है और जिससे मछलियाँ और दूसरे जलचर जीवों की संख्या प्रभावित होती है। जैसे कि हम लोग लोकल जो लैंग्वेज में जो उसको जलकुंभी वगैरह भी बोलते हैं, ये बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। तो और इससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा खपत करते हैं, तो वहाँ पे मछलियों को दिक्कत हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पित्त भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुजरात। भारत के पश्चिमी तट गुजरात में विशेषतः पीत भंजक पोत भंजक, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट है, अर्थात यहाँ पे मिटाया हुआ है, पोत भंजक उद्योग होगा। तो इसमें जो है ये पोत भंजक उद्योग काफ़ी विस्तृत और महत्वपूर्ण उद्योग है। गुजरात राज्य में सबसे लंबी समुद्र तट के कारण से इस उद्योग का परस्पर विकास संभव हो जाता है और गुजरात के एक छोटे शहर अलंग में विश्व का सबसे बड़ा पोत भंजक यार्ड है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आनंद समरकोन। श्रीलंका मठ जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय गान है और श्रीलंका मठ की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विचार हैं। सबसे व्यापक विचार यह है कि श्रीलंकाई संगीतकार आनंद समरकोन बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर राष्ट्रीय गान और संगीत और गीत लिखे थे और उन्हें जो है कलात्मक सिंहला संगीत का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चेन्नई में। ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था जिसकी स्थापना 1644 ईस्वी में मद्रास, आधुनिक शहर जिसे हम चेन्नई के रूप में जानते हैं, के तटीय शहर में की गई थी। वर्तमान में इस किले में तमिलनाडु विधानसभा और अन्य आधिकारिक भवन स्थित है। यह किला एक प्रकार से आधार स्तंभ है जिसके आसपास जो है मद्रास के महानगरीय शहरों का विकास हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फरवरी 2013 में राज्य की राजधानी पटना में महात्मा गांधी की सबसे लंबी मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति पटना स्थित गांधी मैदान के जो निकट में स्थित है और इस मूर्ति की कुल लंबाई जो है, ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 72 फीट है। अगला प्रश्न देख लेंगे, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये जो है अशोक का 13वां शिलालेख। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में नरसंहार से अशोक को काफ़ी पश्चाताप हुआ जिसके कारण वे बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं और इसे उनके द्वारा अपनाया जाता है। इस शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध जो है अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न देख लेंगे, गांधी जी की जो है न्यासिता की अवधारणा क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। तो अगले इसमें जो है ये गांधी जी के द्वारा जो है प्रतिपादित न्यासिता का जो सिद्धांत है एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसके अनुसार जो समृद्ध या अमीर लोग हैं सामान्य लोगों के कल्याण के प्रति संलग्न ट्रस्ट के ट्रस्ट होंगे और इस सिद्धांत की जो समीक्षा करने पर यह दिखता है कि यह अवधारणा का जो है मुख्य लक्ष्य पूंजीवादी समाज को सामंतवादी जो समाज में रूपांतरित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिथिला का मैदान। जो बिहार जो है उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। दक्षिण गंगा के मैदान को गंगा, सोन मैदान, मगध मैदान और अंग मैदान में उपविभाजित किया गया है। मिथिला का मैदान बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका उच्चता हो जाएगा। भूगोल के क्षेत्र में समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। इस संदर्भ में ऊंचाई के का आकलन समुद्र तल से किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? जो अभी ये करंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे हम कहते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जो है इसके निवर्तमान अध्यक्ष श्री स्वतंत्र कुमार हैं। इस निकाय के जो अध्यक्ष पद को संभालने से पूर्व वे जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय जो ये सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वहाँ अलग बात है, और ये आपको कब लागू हुआ है इसकी ईस्वी के बारे में बताइएगा। और ये जो है आपको कौन से राज्य के द्वारा इसे अधिनियम बनाया गया है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो उसमें आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के द्वारा फरवरी 2013 में सर्वसम्मति से ये अधिनियम को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के समान अवसर का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो लोक नियोजन में है अवसर की समानता का गारंटी देता है। यह अनुच्छेद जो है राज्य के किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश या जन्मस्थान या किसी के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्वार्टज। क्वार्टजाइट एक दानेदार कायांतरित शैल है जिससे कि मेटामॉर्फिक रॉक जो बहुत उत्तम क्वालिटी के क्वार्ट्ज से बनी होती है, और इसके अंदर क्वार्ट्ज के कण इस प्रकार से होते हैं कि अगर इस पर कोई भारी दाब लगाया जाए तो ये छोटे छोटे कणों में बिखर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप करों व शुल्कों को लगाने का अधिकार सरकार के 3 स्तरों को प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार जिन करों व ड्यूटीज को लगाती है वे है आयकर, इसमें जो है आपको कृषि आयकर के अतिरिक्त जिससे राज्य सरकार ही लगा सकती है, उसके अलावा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री कर और सेवा कर। व्यवसाय पर जो कर की वसूली होती है वह आपको राज्यों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तानाशाही। तानाशाही या अधिनायकवाद जो है उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए शक्ति के बल से शासन करता है। यह प्रजातंत्र या लोकतंत्र का विपरीत रूप होता है। लोकतंत्र का जो अर्थ होता है लोगों का शासन, या प्रजातंत्र ऐसी होती है का शासन व्यवस्था है, और जहाँ पे ये तानाशाही होती है वहाँ ये बिल्कुल इसके विपरीत होता है। अगला देखते हैं कि चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? ये बक्सर विद्रोह का जो है युद्ध नहीं है, ये बॉक्सर विद्रोह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 1900 ईस्वी हो जाएगा। बॉक्सर विद्रोह चीन में सन 1898 से 1901 तक चलने वाला एक यूरोपियाई साम्राज्यवाद और एशियाई जो ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक हिंसक आंदोलन था। इसका नेतृत्व एक धार्मिक संगठन ने किया था, और इस आंदोलन द्वारा चीन में सुविधा प्राप्त विदेशियों को भगाने का प्रयास किया गया। बॉक्सर नाम विदेशियों द्वारा चीनियों के उस गुप्त समाज के लिए किया गया था जिन्हें धर्मपरायण या शांतिमय कहा जाता था। इस समाज के लोग धार्मिक कृत्य या अनुष्ठान के रूप में एक विशेष प्रकार की मुक्केबाजी और व्यायाम किया करते थे, इसीलिए इसे बॉक्सर विद्रोह कहा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तमिलनाडु। आपको जब नीलगिरी या जिसे नीले पर्वतों को प्रायः पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, और ये जो है
भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और केरल में विस्तृत पर्वतों की एक विस्तृत श्रृंखला है और तमिलनाडु के नीलगिरी जिला इन्हीं पर्वतों में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेंगे, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो। उस अर्थव्यवस्था को बंद या परिबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई संपर्क या गतिविधि नहीं किया जाता हो। एक बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती है और इसमें कोई आयात या निर्यात नहीं होता है। इसका मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर ही उपभोक्ता को हर कुछ प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुषाण काल में। गांधार कला पर प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है ये जो है, और इसमें कुषाण वंश के काल में इसकी पराकाष्ठा बहुत तीव्र थी और ऊंची थी। इसमें भी जब ये हम बौद्ध का जो धार्मिक सम्मेलन देखते हैं, संगीति देखते हैं, तो ये अंतिम जो बौद्ध संगीति अर्थात चौथी बौद्ध संगीति हुई है ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में हुई। इसी में हमारा जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त होता है, हीनयान और महायान। तो कनिष्क जो है महायान संप्रदाय से जुड़ जाते हैं जिसमें मूर्तियों की पूजा होती है और संभवतः वहीं से जो है बुद्ध के मूर्ति बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई, वह भी गांधार शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां कोई कानून नहीं होता है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक ने अपनी नागरिक सरकार का दूसरा निषेध के 6ठे अध्याय में कहा है कि जहां कोई कानून नहीं होता है वहां कोई स्वतंत्रता भी नहीं होती, अर्थात कोई फ्रीडम नहीं रहता है। उनके अनुसार दूसरों से संयम बरतने और हिंसा से मुक्त होने की को ही स्वतंत्रता कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसमें आपको राज्य के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसमें प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के संविधान का 44वां संविधान जो संशोधन है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न में से किस अधिकार को हटाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को। ये जो 42वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1976 इसमें, जिसे इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था, और ये जो है इसे एक मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं क्योंकि बहुत संविधान संशोधन उस काल में हुआ था। और उसके 2 साल बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मोरारजी देसाई के काल में 44वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें बहुत सारे चीज़ जो 42वें संविधान संशोधन में जो कमी थी उनको दूर की गई, और एक ये जो संपत्ति का अधिकार था हमारा उसे हटा करके जो अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डिगबोई। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले में तिपाम पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1901 ईस्वी में भारत की पहली तेल रिफाइनरी ने यहाँ कार्य करना शुरू किया था। सबसे पुराना जो तेल कुआं है आपको डिगबोई असम में ही है, जो आज भी संचालन में है। वर्ष 1882 में यहाँ जो अपरिष्कृत तेल की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी। डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनका कार्यकाल आपको 1998 से 2004 तक रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
उच्चतम न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसे हम लोग बोल सकते हैं, उसे फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे, और उनके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। और न्यायाधीशों की नियुक्ति उस समय जो है ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। निर्वाचन मंडल, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपसभापति नियुक्त करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुंगेर में। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, NCERT का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें एक मिनट ऑप्शन नंबर 3 मोहसिन फ़ानी हो जाएगा। जहांगीर के समकालीन इतिहासकार जो मोहसिन फ़ानी के द्वारा पटना में अपनी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है दबिस्ताने मजाहिब की रचना की गई थी। इसमें जो है आपको अलग अलग जो धर्मों के का जो है तुलनात्मक वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसमें गया। विष्णुपद मंदिर गया बिहार में स्थित है और इसका निर्माण अहिल्याबाई ने 1787 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बेंगलुरु में। भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसकी स्थापना आपको 15 अगस्त 1969 के दिन की गई थी। और अभी हाल ही में हमारे जो इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान तृतीय को भेजा गया है, जो 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ये भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो अपना मिशन उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे पहले किसी भी देश के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में वाल्मीकि नगर जो है भैंसालोटन बिहार के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित यह प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो आपको ये है कि वाल्मीकि नगर जो है भैंसालोटन बिहार के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित है और यहाँ पर जो है गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है और वाल्मीकि नगर से कुछ ही दूरी पर नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि नगर रेल से जाने के लिए बगहा रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है और यहाँ पर जो है आपको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी आप चाहें तो जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के कुछ गर्म जल स्रोत के जल से स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मिला होता है क्या? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 गंधक हो जाएगा। गर्म जल स्रोत की में जो है स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गंधक व खनिज लवण इसमें मिला होता है। यही कारण है कि इस जल कुंड में जब स्नान करने के लिए जो जाते हैं व्यक्ति, तो उनके जो त्वचा रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। जो हमारे यहाँ प्रमुख जल कुंड है सूर्य कुंड, जो राजगीर की पहाड़ी में है, और मुंगेर में है सीता कुंड। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1860 से 62 में।
बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण आपको सन 1860-62 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में, और यह रेल लाइन आपको कलकत्ता से मुगल सराय तक बिछाई गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 मुसहरी मुजफ्फरपुर हो जाएगा। जो आपको ये लीची यहाँ का जो है शाही लीची बहुत फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित यह पहली फिल्म है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पक्के बाघ अभ्यारण्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पक्के टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। यह पश्चिमी और उत्तर में भरेली या कामेंग नदी के पूर्व पक्के नदी से घिरा हुआ है, और ये आपको अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय की मोरदार और पहाड़ी तलहटी में स्थित है, और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है आपको नामदफा रिजर्व के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हंटर आयोग हो जाएगा। एक हंटर आयोग की नियुक्ति आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। इसमें जो है हंटर 1882 में जो हुआ था, इसमें जो है इस आयोग को आधिकारिक रूप से जो है आधिकारिक तौर पर भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है, और आधुनिक भारत के इतिहास में जो है यह पहला शिक्षा आयोग था, और इसका गठन आपको 3 अप्रैल 1882 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो सर विलियम हंटर थे, और इस समय जो है हमारे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन थे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पेनगंगा। पेनगंगा नदी वर्धा नदी की एक सहायक नदी है, जो स्वयं प्रणहिता नदी की एक सहायक नदी है, जो जो बदलकर आपको गोदावरी में मिल जाती है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, असम। असम आपको बीच में पड़ जाता है। असम जो है की सीमा जो है उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पश्तून या पठान नेता थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत के। और उन्होंने अहिंसा के गांधीवादी मूल्यों का पालन करने के लिए उत्तर पश्चिम सीमांत के जो है पठानों को बेहद प्रेरित किया था। उनका उपनाम जो है सरहदी गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी बहुत फेमस नाम रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। शहरी राष्ट्रीय स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2008 में। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति अक्टूबर 2008 में भारत के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जो है पूरी तरह से स्वच्छ शहरों में अपशिष्ट जल और मल की अस्थायी जो मैनेजमेंट करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसका शीर्षक निम्नलिखित में से क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गेहूं की क्रांति। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नाम से एक विशिष्ट डाक टिकट जारी करके आधिकारिक तौर पर कृषि में हरित क्रांति के प्रभावशाली कदमों को दर्ज किया गया था। इसमें गेहूं की सफलता के बाद में चावल को भी दोहराया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 24।
अनुच्छेद 24 में जो है कारखाने इत्यादि में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई है और इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें 1875 ईस्वी में जो सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा 1875 ईस्वी में भारत में मुसलमानों के सामाजिक और बौद्धिक सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की गई। आंदोलन का नाम इस तथ्य से निकला है कि इसका मूल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में और विशेष रूप से 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से यह आरंभ हुआ था। 1875 ईस्वी में ही हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न देख लेंगे, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग जो है 185 ईसा पूर्व अपने स्वामी बृहद्रथ अंतिम मौर्य राजा की हत्या करने के बाद मगध के राजा बने। वे शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे। पुष्यमित्र द्वारा अपने शासन के अधिकार को वैध बनाने के लिए कई अश्वमेध अभियान चलाए जाने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक मोटरसाइकिल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है एवं ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद रुकती है। यदि मोटरसाइकिल एवं सवारी की कुल मात्रा 200 केजी हो तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1000 न्यूटन। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लकड़ी के घनाभ की विमाएं 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर एवं इसका जो वजन है 6.5 केजी है, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें 6 से 50 केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। इसमें घनाभ का जो आयतन है उसमें 10 गुना 20 गुना 50 कर देने पर इतना 1000 घन सेंटीमीटर होता है और उसमें जो घनत्व निकालना है m/v, तो आपको 650 केजी निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 छात्रों ने ध्वनि के परावर्तन के नियमों की जांच एवं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का माप लिया। निम्न ग्राफ में से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। ये ग्राफ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अवतल दर्पण उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु से 3 गुना ऊंचा है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, NaCO3 इंटू 10 वाटर का सूत्रीय इकाई परिणाम क्या हो जाएगा, परिमाण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसमें 286 U। अब अगला प्रश्न देखेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस नहीं निकलती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर इसका भी 4 हो जाएगा, N2 नहीं निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जस्ता की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन हो जाएगा, H2। अगला प्रश्न देखेंगे कि 10 केजी द्रव्यमान एवं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान एक वस्तु 5 केजी की एक स्थिर वस्तु से टकराती है। टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपक जाती हैं। दोनों की साझा गति क्या होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर इसका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 20/3 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपघटन प्रतिक्रिया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, 2KClO3। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विद्युत रोधी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 केजी है प्रारंभ में विरामावस्था में थी, उस वस्तु पर जो है 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 10 सेकंड के बाद वस्तु द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 4000 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
तनु फेरस सल्फेट FeS4 का विलयन को धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 का विलयन है। ये हल्का पर्पल रंग जो है धीरे धीरे धूमिल होकर नष्ट हो जाता है। इस अवलोकन की शुद्ध व्याख्या क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, कि KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण से है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंधन के कारण से। हाइड्रोजन सल्फाइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक हाइड्रोजन आबंधन के कारण से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं कहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हरित शैवालों में। ये जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया हरित शैवालों में अनुपस्थित रहता है, जबकि लाल शैवालों में, भूरे शैवालों में और विषाणुओं में उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संक्रियित अपांक उपचार को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जैविक उपचार। जो संक्रयित अर्थात संक्रमित, इसमें आप देख लीजिएगा ये वर्ड हिंदी का ये डिफिकल्ट वर्ड है। संक्रियित अपांक उपचार को जैविक उपचार भी हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.002 मोल के 2 लीटर घोल में घोलने पर परिणामी घोल का pH मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्रमाकुंचन को। साग सब्जी और फल हमारे आहार का भाग होना चाहिए क्योंकि यह क्रमाकुंचन बढ़ाते हैं तथा भोज्य पदार्थ पाचन तंत्र में सुगमता से नियत स्थान पर पहुंचता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केसिन और लैक्टोज हो जाएगा। दूध में विद्यमान शर्करा को लैक्टोज कहते हैं और सामान्यतया पशुओं के प्रति लीटर दूध में 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मलेरिया मादा एनफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 रोनाल्ड रॉस के द्वारा हो जाएगा। एडवर्ड जेनर के जो है आपको टीकाकरण की खोज आपको 1796 ईस्वी में की गई थी और लुई पास्चर के द्वारा जो रेबीज के टीका का खोज किया गया था, जो आपको हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं रेबीज में आपको जो होता है। उसके बाद रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है हैजा टीबी रोगाणु की खोज की गई थी और रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो है आपको ये जो है अभी आपको मादा एनाफिलीज जो मलेरिया होता है इसकी खोज की गई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये गणित का सवाल है। तो कुल में अब इसके बाद जो ये लास्ट ही सवाल होगा क्योंकि इसमें अब गणित के बाद ये अंतिम होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये सेट जो है अभी समाप्त होता है। तो अभी जो नया एग्जाम हुआ है अभी बीपीएससी के द्वारा जो टीचर की बहाली ली गई है, जिसमें प्रश्न के जो पैटर्न है इसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसमें जो अभी सेट में जो बहुत सारे प्रश्न हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल के प्रश्न हैं। कभी कभी आपको वो समझ में नहीं आएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप जितने डीप में हो सकते हैं पढ़ाई करें और जितने डीप में आप पढ़ाई करेंगे उतना ही आप कोई भी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षक के द्वारा जो है परीक्षा का जो पैटर्न है थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया है। तो अगर आप जितने भी परीक्षार्थी हैं और जो भी इसमें अब बिहार पुलिस के जो नए बहाली में शामिल होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं रहेगा और आप जितना जल्दी हो सके इसमें आप जैसे ही इसकी तैयारी करते हैं, जैसे एग्ज़ाम देते हैं और जब आपका रिजल्ट आता है तो बहुत ही जल्दी आपके लिए फिजिकल वाली जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी जाएगी और आपको संभवतः जो है जनवरी फरवरी तक में आपको ज्वाइनिंग वगैरह भी करवा दिया जाएगा। तो इसमें बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही जल्दी आपको नौकरी सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली है। तो आप और बहुत ही बिहार पुलिस के इतिहास में बहुत बड़ी मात्रा में बहाली आई है
और 21,000 मीन्स बहुत मायने रखता है। तो और 21,391 है, तो बहुत ही बड़ी राशि, इस संख्या बोल सकते हैं, राशि नहीं बोल सकते, संख्या। तो इसमें आप पूरा जी जुनून से लगे और 6 महीने के बाद आप एक जॉब होल्डर हो जाएंगे। अभी आप स्टूडेंट से सीधे जॉब होल्डर बन जाएंगे। तो पूरे जी जान से आप तैयारी में जुट जाइए। आपसे हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।